अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। मुआशी एतबार से काफ़ी एक सख्त किस्म का क्रैक डाउन अब गुज़िश्ता कुछ रोज़ से देखने में आ रहा है और जिसके ऊपर काफ़ी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑन वन एंड ज़रूरी बात यह है कि निगरां हुकूमतों का क़याम है जिनके जो इख्तियारात हैं वो यकीनन महदूद हैं। लेकिन नाज़रीन कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पर जो पॉलिटिकल एक हिकमत है या जो पॉलिटिकल विजडम है वो कई मरतबा सियासी हुकूमतों के आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से सख्त फैसले शायद नहीं हो पाते हैं। और इस दफ़ा वो तमाम सख्त फैसले नज़र आ रहे हैं जिनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए, जिनकी यकीनन तारीफ़ होनी चाहिए। जैसे बिजली चोरों के खिलाफ एक बहुत प्रोमिनेंट और सख्त मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसके ऊपर बात अक्सर की गई नाजरीन कि वो लोग बिजली चोरों के अखराजात क्यों भरें जो कि फेयरली अपने बिल्स अदा कर रहे हैं और अपने बिजली के अखराजात खुद उठा रहे हैं, वो अपनी भी बिजली के बिल्स अदा करें और दूसरे उन चोरों के भी बिल्स अदा करें। तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी थी। इसके ऊपर कभी कोई काम नाजरीन बहरहाल पॉलिटिकल इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से शायद नहीं हो पाता था, क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते थे। लोगों को नाराज़ करना सियासी हुकूमतें अक्सर और बेशतर अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, लेकिन इस मरतबा इस पर एक अच्छी और बेहतर कोशिश नज़र आ रही है। और उसके मद में जो रिकवरीज हुई हैं, एक तो उनके ऊपर भी बात होगी, लेकिन उसी तरह का एक क्रैकडाउन नाजरीन जो होल्डर्स हैं पैसों के और करेंसी के, उनके खिलाफ भी किया जा रहा है। और मनी मार्केट में भी एक हलचल सी गोया महसूस होती है। ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद जो डॉलर की उड़ान थी उसको रोका गया है, डॉलर की उस उड़ान के पर काटे गए हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट एक्शन के बदौलत ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। इसका फ़ायदा नाजरीन क्या होगा, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि उठाना होगा और इंशाल्लाह आज अपने प्रोग्राम में हम ये सवाल उठाएंगे। क्या इसका फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा, महंगाई में पिसी हुई आवाम को मिलेगा? आम आदमी के लिए मुश्किलात यकीनन बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई की शरह में बेहतरी ज़रूर है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बातें करते हैं तो वहाँ पर एक दफ़ा फिर यके बाद दीगरे इजाफे देखने में आ रहे हैं। और अभी भी जो 16 सितंबर के बाद से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होंगी उसमें भी कोई अच्छी इत्तलात तो एटलीस्ट मौसूल नहीं हो रही हैं। इसके ऊपर नाज़रीन कुछ नुकात हैं जो कि देखते चलते हैं और कुछ स्टैट्स भी जानते हैं। 7 दिनों में एक बार 1 अरब यूनिट बिजली रिकवर कर ली गई है। ये पावर डिवीज़न का फिगर है जो कि मायने खेज़ है और इसी के ऊपर हम अभी बात भी कर रहे थे। बिजली चोरों के खिलाफ 23,000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और एक जो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है उसका भी आगाज़ इसके बाद मुतवक्के है। 1 अरब यूनिट बिजली रिकवर करके 490 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोया ये कि गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं जिससे मज़ीद सख्ती वाज़े की जा सकती है। अफ़गान ट्रांजिट रेट के तहत अफ़गानिस्तान के दरामदाद में 67% तक का इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता साल 4 अरब डॉलर्स रहने वाले अफ़गान दरामदाद 2022 और 23 में 6.71 अरब डॉलर हो गई। एक इस नुकसान को भी मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि अफ़गान ट्रांजिट रेट की वजह से हमारे अपने मुआशी नंबर्स पर और स्टैट्स पर पड़ा। 24 अगस्त को डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हुई। ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई के बाद डॉलर अब 297 का हो चुका है, यानी कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो अब मुस्तहकम हुआ है और वहाँ पर एक गिरावट वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। मनी मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 250 तक भी हो सकता है अगर ये जो एक्शन है ये इसी तरह से जारी रहे। सितंबर के अगले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक का जो इजाफा है उसका इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर का जो इजाफा है उसका इम्कान है। मई में महंगाई की शरह 38% थी, जबकि अगस्त 2023 में जो महंगाई की शरह है वो कम होकर 27.4% पर रिकॉर्ड की गई है। ये ज़रूर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा स्टैट है जिसका ताल्लुक आम आदमी से है और मयार ज़िंदगी से है। लेकिन नाजरीन टू लिटिल टू लेस एक वो वाली बात है, क्योंकि ये अभी भी सिर्फ एक स्टैट है पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा है उसको कम करने की, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तर्ज पर यकीनन वहाँ कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसको काफ़ी हद तक मिटिगेट तब किया जा सकता है जब हमारा अपना रुपया मुस्तहकम हो। रुपया तो मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ हर 15 रोज़ बाद आवाम पर पड़ जाता है उसमें कोई असर आएगा, उसमें कोई कमी आएगी? ये ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जब तक ये चीज़ ट्रिकल डाउन नहीं होगी, आम आवाम तक नहीं पहुँचेगी, तब तक आम आवाम को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इन एतबार से बात करेंगे, सियासी एतबार से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि सियासी एतबार से बड़ी हलचल सदर मुमलिकत की तजवीज़ के बाद से हुई है, जब उन्होंने इलेक्शंस की डेट की तजवीज़ कर दी है। उनका हक़ है तजवीज़ देने का, हक़ नहीं है, इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा जारी है। कौन जमातें हकीकी तौर पर इलेक्शंस फौरी तौर पर चाहती हैं, कौन जमातें डिले के साथ इलेक्शंस चाहती हैं, आज इसके ऊपर भी ज़रा खुलकर बात होगी। आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत संगीन मामला सियासी एतबार पर भी चल रहे हैं और इलेक्शन की डेट का ऐलान तो नहीं किया सदर मुमलिकत ने, लेकिन सदर मुमलिकत ने एडवाइस की और ये मामला ये जो बॉल है उसको नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा की कोर्ट में जाकर फेंक दिया। अब ये देखना है कि इस बॉल के ऊपर बाउंसर मारते हैं काजी फायज ईसा साहब मोजिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकमिंग, या फिर ये कि उनको ये जो बॉल है उसके ऊपर वो किस तरह से इसको प्ले करते हैं। इट इज़ इंटायरली अप टू हिम। लेकिन नाजरीन, कौन कौन वो जमातें हैं जो कि हकीकतन इलेक्शन चाहती हैं? अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत दिलचस्प लेटर है जो कि हुकूमत पाकिस्तान या निगरां हुकूमत को लिखा गया है और उसमें बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक उसमें ये भी बात की गई है इंटरेस्टिंगली कि जी ये जो हुकूमत है ये तसलसल लगती है पिछली हुकूमत का, यानी पिछली PDM पीपल्स पार्टी हुकूमत का। क्या ये चीज़ कि ये एक तसलसल है? इज़ इट गोइंग अलॉन्ग वेल विद ऑल द पार्टीज़ जो कि पिछली हुकूमत में बहुत बड़े इत्तेहाद का 13 जमातों के इत्तेहाद का हिस्सा थी? क्या तमाम जमातें इस लुक अलाइक निगरां हुकूमत की चीज़ से, अगर एलिजिडली ये लुक अलाइक ही है, तो क्या तमाम जमातें इससे खुश हैं? इसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। मेरे साथ दो बहुत स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन इस वक्त अब हमारे पैनल में मौजूद हैं। आई विल रिवर्ट टू देम राइट अवे ताकि इन तमाम मामलात के हम जवाबात हासिल कर पाएँ और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी थोड़े इन तमाम उमूर पे ले पाएँ। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं फॉर ऑल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पीपल्स पार्टी ऑन द मैटर। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद शर्मिला साहिबा। और नाजरीन, सायरा बानो साहिबा मेंबर कौमी असम्बली, साबिक मेंबर कौमी असम्बली GDA से एंड स्टॉलवर्ट ऑफ पार्टी हमें ज्वाइन कर रही हैं और अपोजिशन बेंचेस की माशाल्लाह बड़ी रौनक रही है सायरा साहिबा, तो राइटफुली हमें आज उन्हीं को रिप्रेजेंट हमारे साथ आज करेंगी। आपको भी बहुत वार्म वेलकम सायरा साहिबा। अब ज़ाहिर है अपनी पार्टी की भी तर्जुमानी बड़े बुलंद बांग अंदाज में करती रही हैं, वो भी आज हमारे साथ रखेंगी। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी को 2 गेम्स खेलने का क्यों कसूरवार कहा जा रहा है? बार बार ये बात क्यों की जा रही है? बिलावल साहब ने भी इस हवाले से एक बहुत दिलचस्प बात की है। अब मैं चाहती हूँ बिलावल साहब की नाजरीन भी बात चूँकि सुन लें, और बिलावल साहब अपनी पिछली गालिबन ये कि जो इत्तेहाद में जमातें थीं उनके ऊपर आजकल बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। बात है कि एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? जी शर्मिला साहिबा, ये कौन सी जमात है जिसको वो पता है जो हम में से किसी और को नहीं पता? देखिए मोना, द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसका प्री रेक्विजिट क्या है? उसका प्री रेक्विजिट ये है कि तमाम सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अगर PMLN के नुमाइंदगान जो टेलीविजन पे आके बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन तो फरवरी में होंगे, तो भाई ये प्रेरोगेटिव तारीख और महीना देने का तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है ना। हमें नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन अभी तक अनाउंस कर नहीं रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जमात के लोग बैठ के ये बातें करते रहें? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मामलात और हालात और वाकयात हो रहे हैं जो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे तासुर ये जा रहा है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर शायद ना हो पाए। अब इशू ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी माशी हालात हैं उसका वाहिद हल ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो इन मामलात को आगे की जानिब लेके जाए। लेकिन शर्मिला साहिबा, आप अपने साबिक इत्तेहादी जमात को एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दे सकते? हो सकता है वो ये फरवरी वाली तारीख एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हो कि मर्दमशुमारी जब होगी उसके बाद तमाम मामला होते होते फरवरी हो जाएगा। मोना, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इलेक्शंस कब होंगे, कौन से महीने में होंगे, कौन सी तारीख में होंगे, ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त की नजरें इस तरफ हैं। पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इलेक्शन की डेट जो है वो मांग रही है। बात ये है कि इस वक्त मफरूजे, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि वो मफरूजों पे बात कर रहे हैं और वो स्पेक्यूलेटरी बात कर रहे हैं, तो ये होनी नहीं चाहिए, बिकॉज तासुर तो कुछ और जा रहा है। अच्छा। और अगर तासुर कुछ और जाएगा तो इससे मामलात और बिगड़ जाएंगे, बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे।
بہت اہم بات آپ نے کی ہے. آپ نے کہا تاثر کچھ اور جا رہا ہے. میں مزید بھی اس کے اوپر آپ سے گفت و شنید انشاءاللہ ظاہر ہے اگلے اس میں بات میں کرتے ہیں. لیکن سائرہ صاحبہ کا بھی اس پہ ویو بڑا ضروری ہے. سائرہ صاحبہ صدر صاحب نے تو تجویز دے دی ہے الیکشنز کی تاریخ کی, لیکن یہ بات ہے جیسے شرمیلا صاحبہ کی آبزرویشن آئی کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این نے کافی سختی سے ریئیکٹ کیا, پریس کانفرنسز بھی کی اور کہا کہ یہ کدھر سے آ گئے ہیں, ان کا تو حق ہی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس تاریخ کے اوپر جو اب انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں بال پھینکا ہے, سپریم کورٹ کو اور نئے آنے والے چیف جسٹس کو اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. مونا پہلے تو دیکھیں ایک لفظ دیکھیں نا, تجویز کی ہے. تجویز تو ایک ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے کہ آرام آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کچھ دوسرا تجویز کریں گے. یا تو حکم دینا چاہیے, یہ ہومیوپیتھک سا ایک لیٹر ہے اور میرے خیال میں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنے کندھوں سے بار اتار کر پھینکنے کی کوشش کی ہے. تو کیونکہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں. اس سے پہلے آپ گفتگو کر رہی تھی تو جس وقت اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی, میرے پیپلز پارٹی کے ہی ساتھی سینیٹر ہیں, انہوں نے مجھے 15 فروری ڈیٹ بتائی تھی. میں نے ایسے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا بتائیے الیکشن وغیرہ کا کیا, انہوں نے کہا 15 فروری. پھر اس کے بعد نون والوں نے بھی 15 فروری کا ذکر کیا, اور آفٹر مطلب اسمبلی جو ڈیزالو ہونے کے بعد 4-5 جو پروگرامز کیے ہیں تو اس میں ہم لوگ اس 15 فروری کو ڈسکس کرتے رہے ہیں. تو مطلب میرے کانوں تک جو بات پہنچی ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے تھرو ہی پہنچی ہے کہ جو الیکشن ہے 15 فروری کو ہوں گے. تو اب آپ اس بات سب جماعتوں کا اتحاد بھی تھا اور ان سب چیزوں پر تھا. ہاں, تو کیا آپ تعریف کریں گی سائرہ صاحبہ کہ اب تو پیپلز پارٹی اور خود بلاول بھٹو آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشنز کی تاریخ فوری طور پر دیں, اور کوئی جماعت جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کا باقاعدہ نام لیا ہے اپنی پچھلی ایک تقریر میں کہ عوام جس کو مرضی ووٹ دے اسی کی حکومت ہونی چاہیے. جی جی بالکل صحیح ہے. میں تو ہم تو ظاہرہ یہاں سندھ میں رہتے ہیں, اور جس طرح پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ ایک جمہوری جماعت ہے, لیکن وہ جمہوری جماعت تھوڑی سی جو پنجاب اور کے پی کے میں بھی جو صورتحال ہوئی ہے اگر اس پر بھی ان کا موقف آتا, کیونکہ وہ تو ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے تھے اور وہ سب کو پتا تھا, مطلب جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس چیز کا تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز انہی سیاستدانوں کے ہی گلے میں پڑے گی. مطلب جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں بھر گوشت کے لیے اونٹ کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جس وقت ہم نے صدر صاحب سے اختیارات لے کے الیکشن کمشنر کو دے دیے, پھر اس کے بعد ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ کی. پہلے کہا تھا کہ 2 صوبوں میں نگراں وزیر اعلیٰ ہے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں قانونی کون سا حکم نکل آیا کہ وہ اب یہ سی سی آئی کی میٹنگ 4 ماہ پہلے ہو جاتی تو یہ 4 ماہ آپ کے بچ جاتے. پھر اس میں بھی اب میں ظاہر ہے میں تو اس میٹنگ میں میٹنگ میں نہیں بیٹھے تھے. احسن اقبال صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے یہ کہا تھا. تو اب جو چینی والے معاملے پہ نا وہ احسن اقبال صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ چینی کس نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, اور اس پہ تاج حیدر صاحب نے بھی جواب دیا ہے, نوید قمر صاحب نے بھی دیا ہے. نہیں وہ چینی والے بیان میں نہیں, ہاں وہ چینی والے بیان پر نہیں, سی سی آئی کی میٹنگ میں کہ بھئی ہم نے کیا کہا تھا اور کس بات کے اوپر کہا تھا, یہ تو ظاہر ہے اب ان کو پتہ ہے. اور الیکشن یہ کہ ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم الیکشن کر رہے ہیں تو 11 کو ہی اسمبلی ڈیزالو کرتے تاکہ 90 دن کی بات ہی نہ آتی, 60 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے. ہم نے 2 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کر کے 30 دن ایکسٹرا بھی دے دیے, اور اب ہم یہ کر رہے ہیں. جو انہوں نے آخری جی مکمل کر لیں سائرہ صاحبہ. جی میں نے کہا وہ جیسے ابھی شرمیلا صاحبہ نے کہا تو وہ صحیح ہے, حالات تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں اور تاثر بھی کہیں اور جا رہا ہے, جو کہ ہم لوگ ایک کرتے ہیں نا کہ پہلے سے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بس جی یہ کوئی آئے گا تو وہ بس پھر سب حالات ہوائیں ان کے موافق چلیں گی. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این مطلب فیوریٹ جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے, باقی تمام جماعتوں کی وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے ان کو پاورفل کوریڈور؟ دیکھیں جو حالات اور سب چیزیں جو لگ رہی ہیں اور جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں مولانا صاحب کے بھی باقی جماعتوں کے بھی کہ ایک اتحاد بن رہا ہے, یہ وہ اگر بھئی ایک جماعت کے خلاف اتحاد بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری جماعت کی طرف جائیں گے, تو دوسری جماعت کے لیے اتنی راہیں ہموار کیوں کی جا رہی ہیں, ان کے پلڑے میں بٹھانے کے لیے جماعتیں پیار کیوں کی جا رہی ہیں کہ وہ واپس آپ نے ہاں جی صحیح ہے. اور جس طرح ایم کیو ایم کے بیانات آ رہے ہیں, مولانا صاحب کے بیانات آ رہے ہیں, جی سب ہمارے سامنے ہیں. جی میں اس پہ بڑا ضروری جواب بنتا ہے شرمیلا صاحبہ کا. شرمیلا صاحبہ کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی میں, پہلے جن چیزوں کی توسیع آپ نے خود سی سی آئی میں کی اب انہی کے اگینسٹ بھی بولا جا رہا ہے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے جو لطیف کھوسا صاحب کو ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹس سرو کیا گیا ہے آج ہی,
उसमें बल्कि बड़ी दिलचस्प सी ये बात उसमें है कि ये आप उस शख्स की हिमायत क्यों कर रहे हैं जिसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, और उस ये नाजरीन भी हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली शर्मिला साहिबा लतीफ़ खोसा साहब भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं खान साहब को, पीटीआई चेयरमैन को, और एतजाज़ एहसन साहब ने भी बड़ा उनके लिए, आपको पता है, लीगली स्पीकिंग एक बैटल लड़ी है। वो तो आपके पिछले जो सीईसी की मीटिंग थी उसमें मौजूद थे एतजाज़ एहसन साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है और मुतालबा रहेगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारी पॉलिसी में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है, कोई अवहाम नहीं है। अब मामलात और हालात ये हैं कि हमने जो बात की है वो आइन और कानून के मुताबिक की है। हम वो जमात हैं जो आइन के खालिक हैं, हम कभी उससे इनहराफ नहीं करते। जहाँ तक बात है लतीफ़ खोसा की, तो देखिए अगर वो खान साहब को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बारे में उनके हक में स्टेटमेंट्स देंगे और ऐसे शख्स के बारे में जिसने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट किया है, तो पार्टी के एक मेंबर और सीसी के मेंबर होने के नाते उनको शो कॉज तो मिलेगा, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। द लेटर इज वेरी क्लियर, ही हैज टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। लेकिन ये एतजाज़ एहसन साहब पे क्यों अप्लाई नहीं करता शर्मिला साहिबा? वो भी तो खान साहब के हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स और लीगली वो भी उनके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो आपकी पिछली सीईसी में भी मौजूद थे और पीएमएलएन के लोगों ने इस पे बड़ा एतराज उठाया था। वो उनके लिए, देखिए, स्टेटमेंट्स देना और चीज है, अपनी राय का इजहार करना और चीज है, लेकिन उनको प्रोफेशनली उनको रिप्रेजेंट करना और चीज है। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, अपने किसी की राय की राइट टू स्पीच आप रोक नहीं सकते। अगर कोई अपनी राय का इजहार करना चाह रहा है किसी मामले के बारे में, आप उसे रोक नहीं सकते। ही हैज अ राइट। और पीपल्स पार्टी के अंदर जो खूबसूरती है वो यही है कि हमारे जो मेंबरान हैं वो अपनी लीडरशिप के सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें और गुफ्तगू कहते थे जो समझते हैं कि उनको कहनी चाहिए। बेशक वो उस पे पार्टी को इख्तलाफ हो, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है, मेंबरान अपना मौक़िफ़ रखते हैं। वेरी फेयर। शर्मिला साहिबा, आपने डिस्टिंक्शन बता दी कि क्या फर्क है एतजाज़ एहसन साहब की तर्ज अमल में और खोसा साहब के, लेकिन इतनी बात भी जो सायरा साहिबा ने कहा, आप सीसीआई की मीटिंग्स में ये तमाम तर चीज़ों की फैसलों की तौसीह भी करते रहे हैं, जो बहुत लेट सीसीआई की मीटिंग हुई मर्दमशुमारी के मामले पर, और फिर ये कि सायरा साहिबा बता रही हैं कि पीपल्स पार्टी के ये एक सेनेटर 15 फरवरी की तारीख भी दे चुके हैं। तो अब ये आपका जो एक इसको क्या यू टर्न कहा जाए, चेंज ऑफ हार्ट कहा जाए? पीपल्स पार्टी के कोई मेंबर जो हैं वो 15 फरवरी की तारीख नहीं देते हैं, और ना ही उन्होंने दी है, और ना ही मुझे मालूम है कि वो कौन है। अगर किसी ने अपनी कोई राय का एक आउट ऑफ द ब्लू इजहार कर दिया वो अलग चीज है। गुफ्तगू के अंदर कोई बात हो और उन्होंने कहा कि जी दिसंबर तक डीलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे, विच इज रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने किया है तो। बात यह है कि मैं या आप या सायरा बानो साहिबा या उनकी जमात या मेरी जमात, हम तारीख दे ही नहीं सकते ना। अगर हम देंगे तो हम कंफ्यूजन और अभाम क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्रेरोगेटिव भी आपने सदर से छीन कर इलेक्शन कमीशन को दे दिया। ये भी तो आप ही के टाइम पर हुआ जब आप उस हुकूमत के सबसे इंपॉर्टेंट एलाए थे शर्मिला साहिबा। ये भी सायरा साहिबा ने पिन पॉइंट किया कि आपने ये जो इलेक्शन देने की तारीख का एक जो राइट था, प्रेरोगेटिव था, आपने सदर से छीन कर दिया ना इलेक्शन कमीशन को। ये भी आपके उसी दौरे हुकूमत में हुआ है जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट एलाए थे। देखिए, ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेकर आई है और उस पार्लियामेंट के अंदर सायरा साहिबा भी बैठी हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मैं समझती हूँ, मेरी जमात समझती है कि आइन को सबके ऊपर सबकत हासिल है। कोई भी कानून आ जाए, कोई भी शिक आ जाए, कोई भी तरमीम आ जाए, और आइन बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी इलेक्शन की तारीख जो है वो प्रेसिडेंट साहब देते हैं इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब अगर सदर साहब खुद ही दस्तबरदार हो गए अपनी जिम्मेदारी से, तो उनके जो खत में जो चीजें सामने आई हैं, तो फिर कोई क्या कर सकता है? अगेन मुझे नाजरीन ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक और फिर फौरी तौर पर वापस आएंगे। सायरा साहिबा का इस पे मच अवेटेड व्यू, और ये जो फेवरेट जमात के ऊपर या जो एक जमात को कहा जा रहा है कि अब वो फेवरेट है, उसके ऊपर बड़ा मच अवेटेड एक शर्मिला साहिबा का भी रिस्पॉन्स चाहिए। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। बहुत दिलचस्प बातें हमने ब्रेक से पहले कवर की, और अभी सीईसी का भी जो इजलास है पीपल्स पार्टी का, उसमें भी इन्हीं मामलात के ऊपर बात हो रही है।
मईशत के ऊपर सदर मुमलिकत के ख़त के हवाले से। सायरा बानो साहिबा, आपका पहले इस पे व्यू आ जाए। ये तमाम बातें ठीक हैं, वो कहते हैं कि CCI का जो इजलास था या पूरी, वो तो पार्लियामेंट ने तोसी दी, पार्लियामेंट ने इख्तियारात सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दिए, और पीपल्स पार्टी पूरी पार्लियामेंट तो नहीं है ना, सिर्फ एक पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये शर्मिला साहिबा ने अभी ये बात की। सही, पार्लियामेंट कौन सी, वो तो एक अधूरी सी पार्लियामेंट थी, और 12 और 15 लोगों के बीच में तो ये आखिरी दिनों में ये सारे बिल पास हुए। अगर आप चेक कर लीजिए कि उन 15 या 20-25 लोगों में ज्यादा तादाद किसकी होती थी, आते ही नहीं थे लोग। आप लोगों ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, सायरा साहिबा, आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए लोग। जी, कोरम पॉइंट आउट करते होते थे, और उसके बाद जो एक लास्ट कोरम डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने पॉइंट आउट किया, तो उसमें तो स्पीकर साहब ने सुना ही नहीं। अच्छा, उन्होंने ऐसे देखा और उसके बाद वो चलता रहा। तो वो आपको पता है कि फिर उसके बाद साथियों का भी यही होता था कि कभी नॉर्मल डेज में ये होता था ना कि आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉलिंग अटेंशन है, और उसी के बीच में जल्दी से मुर्तजा जावेद अब्बासी खड़े हुए या नवीद कमर साहब खड़े हुए और 2 बिल पढ़ दिए, और उस पे ज़ाहिर साथ होते थे, तो वो आके रिक्वेस्ट करते थे मेरा बिल पूरे 2 हफ्ते रुलता रहे, आज बिल है, कोरम पॉइंट आउट ना करो तुम लोग। तो बस अच्छा। ऐसे ही था। बाकी लास्ट जो 10-15 दिन थे वो तो मैं असेंबली में गई नहीं। काउंट ही नहीं कर रही। आपने दूसरा सवाल क्या किया? मैंने ये सवाल किया कि यही पार्लियामेंट का ही मैंने पूछा। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं पूरी पार्लियामेंट तो नहीं थे ना, वो तो एक हिस्सा थे पार्लियामेंट का। लेकिन आपका ये व्यू आया है, मुझे तो जो समझ आई, आपने कहा कि ये जो उजलत में बिल्स पास करने का इल्जाम पूरी हुकूमत पे आयद किया गया, उसका आप कहती हैं कि पूरा पार्ट एंड पार्सल थे पीपल्स पार्टी। देखिए सब है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ ना कि जैसे 3.5 साल में थी, आपने मुझे नहीं देखा होगा, जाहिर है इन सब का आपस का आपको 5-6 माह समझने में लग जाते हैं, और फिर जिस किस्म का वहाँ पर होता था कि थोड़ा सा काम हुआ, ज़्यादा तनकीद, या जो वो एक पूरी मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो ये बताया गया था कि जी जो पार्लियामेंट है वो मस्जिद के बाद एक बहुत मतलब वो कहते हैं ना इज्जत और एहतराम और वो वाली जगह है, लेकिन वहाँ पर इतने तूफान बदतमीजी और एक दूसरे को मार कुटाई और गाली और ना खानदान छोड़ा ना किसी को छोड़ा, तो ये सारी चीजें तो यही तो होता है ना, एक दूसरे के ऊपर सारा वो। तो ये कहा सायरा साहिबा, वो बदतमीज पार्टी तो खुद ही चली गई, वो तो पीटीआई को कहते थे ना कि ये तूफान बदतमीजी के वो जिम्मेदार थे, तो जब उनके जाने के बाद वो कह रहे थे अरे देखिए तो आप खुदा कर ले, मैं तो अल्लाह माफ कर दे, मतलब छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी फिर भी रवादारी वो है हमारे, मतलब ये कि सारा वो है। आप नून लीग को देख लीजिए कि अल्लाह माफ कर दे, बात करते हुए आपको पहले 2 दफा तो आप 1-2 घूंट पानी पिए और पसीना नादीदा पसीना साफ करें कि कुछ सुनने को ना मिल जाए। बस छोड़ दीजिए रिवायतें, ये चीज़ें किसने की, मौलाना साहब के इसका नाम रखा, उसका नाम रखा, शीरी मिजारी, ये वो इधर उधर, ये किसने रिवायतें काम की, मतलब अब तो खैर वो रवादारी और वो चीज़ें हैं ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जिस वक्त अपोजिशन में आके तो हर चीज़ का सवाल मुझसे पूछा जाता था, क्यों? आप तो हुकूमत में थे, आपको भी पता है हमारी तो तादाद 3 थी, और जिस वक्त अगर किसी बिल के मामले में हम बात करते थे तो माशाल्लाह से आप ही का मीडिया कहता होता था GDI क्यों, तो वो बोलते थे कि अच्छा इत्तेहादियों ने भाव बढ़ा दिए, इत्तेहादियों ने ये कर दिया, यानी कि जब कभी किसी चीज़ में बोलने की कोशिश की इस किस्म के फिक्रे सुनने को मिले। और बाकी ये कि सही बात है, ये शर्मिला साहिबा एक तरह से लेबल कर दिया जाता था ना। और खोसा साहब तो एक वकील है ना। जी प्लीज गो अहेड, आप मुकम्मल कर ले, मैं शर्मिला साहिबा से इसका जवाब मांगू। चलिए, मैंने कहा खोसा साहब तो एक वकील है ना, वकील तो किसी का भी मुकदमा लड़ सकता है। और बाकी ये कि हम अभी एक बिल लेकर आए थे जिसमें 1 मैन शो और इस तरह की बात कर रहे थे ना कि जजेस का नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त मैंने ही कहा था कि 1 मैन शो हर जगह होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, हर इवन पार्टी में होता है। अब देखिए ना, मुस्तफा नवाज खोखर को भी तो शो कॉज मिला ना। हाँ, शर्मिला साहिबा बहुत सारी और मिसालें गिनवाई गई हैं, और मुझे ये भी याद आया कि वो जो एहसन इकबाल साहब के एक बयान का हवाला दे रही थी ना सायरा साहिबा, वो उस बारे में था। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था कि मईशत के बदहाली का जो जिम्मेदार है वो पीपल्स पार्टी को नहीं ठहराया जा सकता। आपको लगता है कि शर्मिला साहिबा के इलेक्शंस में जब आप यही वाला एक प्रेरोगेटिव लेकर आवाम के पास जाएंगे कि हमसे ना पूछा जाए, हम तो सिर्फ इत्तेहादी थे, क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ काम आएगी उनके? क्योंकि PMLN की जो फेवरेटिज्म की बात है वो तो अब पीपल्स पार्टी भी बहुत मतलब इशारों किनारों में अब आप लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि बतौर फेवरेट तो PMLN आके उभर के सामने आई है। देखिए, हमने कभी भी ये बात नहीं की कि PMLN फेवरेट हो गई, ये हमारी गुफ्तगू नहीं है।
ये अगर कोई तासुर ले रहा है या कोई ये कह रहा है तो वो अलग बात है, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आया। हमारी बात सीधी है, हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ना कोई लाडला हो, ना किसी को आप टारगेट करें। अच्छा, जहां तक बात है ये PMLN की, देखिए हम इन छोटी पेटी चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहते, तुमने क्या किया, हमने क्या किया। कलेक्टिवली तो वी ऑल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक काबीना होती है जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन आप हमसे ये तो ना कहें ना कि हम किसी और की वजारत की जिम्मेदारी उठा लें। हमारे पास जो 10 वजारतें थी, हम उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उसके लिए जवाबदेह हैं। लेकिन अगर कोई दीगर वजारतें चला रहा है और उसमें कुछ हुआ है तो डोंट होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, प्लीज होल्ड द कंसर्न मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। उसका सवाल और उसका जवाब हमसे ना किया जाए, ये हमारी बात है। लेकिन बात ये है, फैसले तो काबीना मिलकर ही करती थी ना, एक म्यूचुअल कंसेंट सबकी और एक यूनानिमस या कंसेंसस तो कायम किया जाता था अहम फैसलों से पहले पूरी काबीना में, जिसका पीपल्स पार्टी बहुत एक अहम हिस्सा थी। देखिए मोना, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज के काबीना किस तरह चलती है और काबीना में क्या चीजें एजेंडा पे आती है। काबीना के अंदर वही चीजें एजेंडा पे आती हैं मुख्तलिफ वजारतों से, जो जिसमें एक पूरा इम्पैक्ट पूरे सूबे को पड़े, अगर प्रोविंशियल कैबिनेट है, या कोई इशू हो जिसके अंदर काबीना की राय की जरूरत हो। हर वजारत की हर चीज, हर फाइल जो है वो काबीना के अंदर नहीं लाई जाती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट में। आप अगर, हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो चीजें जिसके अंदर वाकई काबीना की राय चाहिए होती है, कोई ओवरऑल ऐसा चेंज आ रहा होता है जिसके अंदर हर चीज पे इम्पैक्ट आ रहा होता है उस वजारत की जानिब से, तो वो चीजें आती। पर डे टू डे अफेयर्स फला, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कहा जा रहा है नवीद कमर साहब रिस्पॉन्सिबल है कि शुगर शॉर्टेज हो गई है और शुगर के हवाले से जो चीनी बढ़ गई है, वो उनकी इनफरादी जो है वो क्या कहते हैं वजारत के हवाले से, ये उनका काम नहीं था। ये पूरा का पूरा मामला काबीना में गया, काबीना से अच्छा, ये इसलिए आप कहते हैं कि वो PMLN का उसमें फिर आ जाता है कि वो मामला काबीना गया था, वजीर आजम डिसीजन लेते हैं। मैं एक बड़ी स्माइल भी है सायरा साहिबा के चेहरे पे, अल्लाह सबकी स्माइल्स बरकरार रखे। लेकिन नाज़रीन, मेरे पास क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं खत्म करूंगी। थैंक यू टू बोथ द लीडर। फौरी तौर पर अगले सेगमेंट का रुख करते हैं नाज़रीन, बट आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत के मामलात पे क्रिस्प कमेंट्स के लिए दो इस सेगमेंट में हमें बहुत मोअज़्ज़ज़ इकोनॉमिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीनियर एंड वेरी रिनोन्ड इन देयर ओन फील्ड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। खुर्रम शहजाद साहब नाजरीन हमारे साथ हैं और तमाम तर मामले पे बात करने के लिए टेक्निकल एंड एज वेल एज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, और डॉक्टर खाकान नजीब। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ द जेंटलमैन। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। खुर्रम साहब, आपका मईशत के अहवाल पर क्या ख्याल है? ये जो SIFC बनी है, बिजनेसमैन से मीटिंग हो रही है, इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या पहले मुआशी इस्लाहात हो जाएं? इलेक्शंस कैन वेट। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोना मुझे लेने के लिए। देखें, प्रिंसिपली तो इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो मैंडेटेड गवर्नमेंट होती है, जिसके पास मैंडेट होता है कि वो नया टैक्स लगा सके या टैक्स नेट बड़ा कर सके या अपने खर्चों को मैसिवली कम कर सके, पूरा फिस्कल स्ट्रैटेजी बना सके, पूरा एक डायरेक्शन क्रिएट कर सके और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर सके, प्रोविंशियल और जो फेडरल हार्मनी है वो क्रिएट कर सके, डिफेंस और डेट को जो है वो प्रोविंशियल एम्बिट में लेके जा सके। तो देखिए, बहुत सारे जो मैं ये कहता हूँ 90% जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम 90% है, वो जो है वो मैंडेटेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शंस तो फंडामेंटल हैं, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में आप इलेक्शन करें, तो वो तो मैं तो उस पर कोई राय नहीं कह सकता कि जी 90 डेज जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो मैं कहता हूँ नहीं जी डिले हों और पहले आप जो है अपने इकोनॉमिक इशूज ठीक करें। इकोनॉमिक इशूज भी अपनी जगह बिल्कुल जो है वो अपफ्रंट हैं और हमें उसको हैंडल करना है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त टीम मौजूद है और टीम जितना कर सकती है, जितना उसको एम्पावर किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे, डोनर्स के साथ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स के हैंडलिंग पे, IMF के साथ रिव्यूज पे, प्राइवेटाइजेशन पे, और बहुत सारी रिलेटेड जो SIFC की आपने बात की उस पर भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है। इवन प्राइवेटाइजेशन में आप
जी, तो मेरे ख्याल में देखें दोनों चीजें, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, एक आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तो दोनों पैरेलल लेके चलना है। और मेरे ख्याल में इलेक्शंस डेफिनेटली होने चाहिए ताकि आपको जो है मैंडेटेड गवर्नमेंट है अकाउंटेबल हो। आप बहुत ये अहम बात है, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की है। जाहिर है एक इलेक्टेड हुकूमत ही अकाउंटेबल हो सकती है अवाम को, हाँ, निगरान तो नहीं हो सकती चाहे जितने मर्जी इख्तियारात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है खुर्रम साहब जो आप लेके आए हैं इस पूरी बहस में जो कि काफी टाइम से मुल्क में चल रही है। डॉक्टर खाकान नजीब, आपका इस पे क्या ख्याल है? क्योंकि अभी कह रहे हैं निगरान हुकूमतें, हम तो वो काम कर रहे हैं जो कि इलेक्टेड हुकूमतें सोच भी नहीं सकती करने का। पावर थेफ्ट्स के मुलजिमान को, मुजरिमान को पकड़ा जा रहा है, या मनी होल्डर्स पे छापे डाले जा रहे हैं, रुपया जो है वो कंट्रोल में आ गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप इन इकदाम को आप कहते हैं कि ये कंटिन्यू होंगे आगे अगर ये निगरान हुकूमत रही? मोना, इस वक्त जो रुपए की मार्केट्स में हो रहा है वो एक तीसरी मार्केट थी जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं, उसको कर्व किया जा रहा है बिकॉज वो प्रेसिपिटेट कर गई थी, इतनी बॉइलिंग पॉइंट पे चली गई थी, 30-35 रुपए का फर्क आ गया था। ये मियरली इन्फोर्समेंट है, मैं तो इसको क्रैक डाउन नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के लॉज को आप इन्फोर्स कर रहे हैं, कंप्लायंस इंश्योर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग इंश्योर कर रहे हैं। उससे ये जो लोग हैं फॉर द टाइम बीइंग मार्केट से आउट हो गए हैं, जो कि स्पेक्यूलेट कर रहे थे, स्मगल कर रहे थे और होर्ड कर रहे थे। इट्स अ वेरी गुड थिंग और ये एक प्रेशर रखना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको आपको एक्सर्ट करना चाहिए। अब दूसरी तरफ आपको ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की डॉलर लिक्विडिटी जो इंटरबैंक की मार्केट में है उसको इंश्योर करें। वो जो आपके $9 अरब के प्लेजेस हैं जेनीवा के, आपके कमर्शियल फंडिंग है, आपकी ऑयल इंपोर्ट्स की फंडिंग है, आपकी बायलैटरल प्लेजेस हैं, आपके प्रोग्राम लोन्स हैं, दैट इज वेयर द रियल मीट इज। आप याद रखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आज भी $7.8 अरब पे हैं। इसको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, आपको तकवीत इंटरबैंक में भी देनी है। सो ये काम आपने साथ साथ करने, और इन दी एंड जो आपने तीसरी बात की वो ये है कि 13.6% ऑफ GDP आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है। जिन ममालिक ने दुनिया में पिछली 3-4 दिहाइयों में तरक्की की है, आपका नेबर ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, ये सारे जो मिरेकल्स हुए हैं उसका जो एक पिवटल पॉइंट था वो 25 से 30% का GDP इन्वेस्टमेंट टू GDP का रेशियो था। ये पाकिस्तान का इज हाफ। सो SIFC इज एन इन्वेस्टमेंट सकर। आई रियली होप कि वो बहुत मेहनत से काम करेंगे, वो एग्रीकल्चर में, और जो दूसरी चीज है जिसको मैं कहता हूँ द रॉक्स ऑफ पाकिस्तान जी। बट एक इसमें एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है खुर्रम साहब, वो मैं आपकी तरफ लाती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी तो हमें इमीडिएट कोई स्टेप्स चाहिए अपने रिजर्व्स को जैकअप करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट द वे। हमें तो चाहिए रेमिटेंस, हमें चाहिए एक्सपोर्ट, ताकि इमीडिएटली हमें जो डॉलर की जो हमारी इनफ्लोज हैं वो बढ़े। इन्वेस्टमेंट इज नॉट द वे। आपका इस पे क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बहुत क्रिटिकल है। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है, चाहे वो लोकल इन्वेस्ट करें या कोई फॉरेन इन्वेस्टर आए। और खासकर फॉरेन इन्वेस्टर उसी वक्त आता है जब आपके लोकल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा उनका जो है वो चल रहा होता है, और वो बताते हैं कि जी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा। वैसे भी आप जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपके एम्प्लॉई आपके पहले जो है वो कस्टमर्स होते हैं। वो अगर आपके जो है वो आपके साथ चल रहे हैं आगे और आपकी विजन को, स्टोरी को सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बाहर वाला फिर उसको बाय करता है। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि लोकल इन्वेस्टर का पहले हमें कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, उसके बाद उसके साथ साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो तो एक सोने का सुहागा होता है। और साथ साथ मैं कहता हूँ रेमिटेंसेस को भी आपने शोर अप करना है, आपके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना है। अच्छी बात क्या हो रही है, कॉटन की बेल जो है 10 साल बाद आपके पास आ रही है, 12 मिलियन बेल की बात हो रही है, जो कि तकरीबन $2 अरब आपका सेव करेगा। ना सिर्फ ये कि आपने इन्फ्लो बेहतर करना है इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस की फॉर्म में, बल्कि आपको साथ साथ जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपना इम्पोर्ट को भी कैसे कंटेन करना है, कि आप स्मगलिंग से रोकें अपनी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन जितनी हो रही है, उससे आपका ये होगा कि लोकल फूड सप्लाई बेहतर होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, कॉटन की सप्लाई बेहतर होगी, क्रॉप बेहतर होगी, तो आपके यहाँ जो है इन्फ्लेशन कम हो सकती है। प्राइसेस कम होगी तो मार्केट में जो आप जाके कॉटन खरीदते थे $2 की, $2 बिलियन की, वो आपकी लोकलाइज हो रही है। तो देखिए दोनों चीजों को आपको लेके चलना है। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो है वो रिफॉर्म वो साथ साइमल्टेनियसली चलने होंगे। आई हैव द लास्ट वर्ड ऑन दिस फ्रॉम खाकान साहब। खाकान साहब, और अपने कर्जों को कैसे ठीक करें। अफगान ट्रांजिट रेट के ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और उसके ऊपर भी द गवर्नमेंट इज कमिंग रादर हार्ड। इसका आप जरा इस पे बता दें, कोई इम्पैक्ट इसका
वाकईतन आ पाएगा कोई मईशत में, कोई हमारा लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्रियल जो हमारा एक बेस है वो कुछ पकड़ेगा कोई पेस या ऐसे या नहीं? दी एंड गेम इज कि पाकिस्तान एक वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बने। अगर आप वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहेंगे तो जो स्मगलिंग है और ऐसे माहदे जिनसे हमारी एक इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसको बहुत तकवीत मिल रही हो, वो माल जो कस्टम फ्री आ रहा हो आप उसकी अलाउंस बंद करें पाकिस्तान में, सो दैट आपकी SMEs ना हर्ट हो। ये भी एक कंसिस्टेंटली अब हमें ये जो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है इसको इंटरनेशनल लॉज के तहत देखना पड़ेगा और इसकी ट्रैक एंड ट्रेस बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि जो चाय है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ये आकर हमारी इनफॉर्मल मार्केट में ना बिकें, जो सिंथेटिक फाइबर जो वहाँ यूज़ भी नहीं होता। सो ये एक आई थिंक अच्छा कदम है कि हम इसको भी सीरियसली ले रहे हैं। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि 2010 का मुआहिदा है, you really need to take it to international standards. So I think this is a good idea that we should ecosystem को पूरा ठीक करें, स्मगलिंग का, होर्डिंग का, नॉन टैक्स पेड इनफॉर्मल इकोनॉमी का। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या मुआशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह चुके हैं कि हम तो ये बड़े पहले से मुआहिदा ये बातें कर रहे हैं। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, पर्सपेक्टिव्स पे थोड़े हमने टेक्निकल्स पे बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।